डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के चैतन्य स्टूडियो में मैं आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज के अंतर्गत एमए कोर्स के अंतर्गत प्रथम वर्ष कोड संख्या MSD2 प्रश्न पत्र 1 जिसका नाम है आधुनिक हिंदी कविता खंड 1 नवजागरण काव्य इकाई 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र का काव्य आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आधुनिक हिंदी कविता जो हमारा प्रथम इकाई है उसको पढ़ने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, यह सबसे पहले इससे हम लोग परिचित होंगे। पहला है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित काव्य साधना के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। द्वितीय है भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्यगत विशेषताओं से हम रूबरू होंगे। सबसे पहले यह हम जानकारी लेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो समस्त कविताएं हैं वह मुझे कहाँ से प्राप्त होंगी। तो इसके लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो समस्त कविताएं हैं वह नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित है भारतेंदु ग्रंथावली नाम से। ये भाग 2 में सभी कविताएं संकलित हैं। उनकी कुछ रचनाओं के जो शीर्षक हैं वह इस प्रकार हैं, हम इसको PPT के माध्यम से देखेंगे। कृष्ण चरित्र, रामलीला, जैन कुतूहल, उत्तरार्ध भक्तमाल, प्रेम मल्लिका, प्रेम सरोवर, प्रेमाश्रु वर्णन, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, विनय प्रेम पचासा, प्रबोधिनी, विजय वल्लरी, विजयिनी विजय पताका, वर्षा विनोद, उर्दू का स्थापना, नए जमाने की मुकरी और सत्सई श्रृंगार। मित्रों, आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। क्यों? क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर ही यह एक पूरा युग पड़ा है। भारतेंदु का समय 1850 से 1885 हम लोगों को यह जानकारी है। भारतेंदु युग से पूर्व जो रीतिकाल कविता है वह हमें रीतिकालीन कविता से हम परिचित होते हैं। कारण कि रीतिकाल जो है, रीतिकाल में श्रृंगार, दरबारीपन, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना इत्यादि जो कविताओं की विशेषताएं हैं वह भारतेंदु उससे थोड़ा सा अलग करना चाहते थे। उसी दौरान भारतेंदु युग जब था उसी दौरान भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की भी स्थापना हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जब हुई तो उसके जो राजा महाराजा जो सम्राट थे उसके वर्णन के लिए कविताओं का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना कवि अपना खूब करते थे। भारतेंदु युग में जो कविता है सीधे जो दरबारों से निकलकर साहित्य और समाज की जन समस्याओं से जुड़ती है, सरोकार से जुड़ती है। कविता में नए विषय का प्रवेश होता है, जैसे देश की तत्कालीन समस्याओं से अवगत कराना। यह एक नया विषय भारतेंदु युग में हमें देखने को मिलता है। भारतेंदु युग की ही एक कविता है, बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, अंग्रेज राज सुख साज सब भारी, पय धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। यह कविता प्रबोधिनी कविता है जो भारतेंदु ग्रंथावली है भाग 2 उसमें प्रबोधिनी नाम के शीर्षक से उसमें छपी हुई है। कविता में जो है आधुनिक चिंतन है। आधुनिक चिंतन हम उसको इस रूप में देख सकते हैं कि उसमें अनेक तरह का जो समस्याएं हैं, देश की समस्याएं हैं, नारी शिक्षा को लेकर है, भाषा को लेकर है अपने, तो इस तरह के जो भी नए आयाम हैं वह भारतेंदु युग की कविता में हमें खूब देखने को मिलते हैं। इसको हम भारतेंदु युग की विशेषता के अंतर्गत, उनकी कविताओं की विशेषताओं के अंतर्गत हम रख सकते हैं। जो पुरानी परंपरा का अनुसरण जो गुण दोष के आधार पर जो पहले से किया गया था उसमें नए विचारों का समावेश करके समाज में
चेतना फैलाने का जो काम किया गया वह भारतेंदु युग में खूब देखने को मिलता है। पुरानी परंपरा का अनुसरण, फिर वही बात मैं कह रहा हूँ कि जो दरबारों से पहले जो कविताओं का मुख्य लक्ष्य था कि राजाओं को खुश करने के लिए, उनके दरबारों को जो राजा हैं उनको खुश करने के लिए कविताओं का उसमें लेखन कार्य किया जाता था। उस समय के साहित्यकार और लेखक जो भी थे वो करते थे। लेकिन भारतेंदु युग जैसे आया उसमें कविता जो है जन सरोकार लोगों का माध्यम बनी, साहित्य में उसको स्थान मिला, पत्रिकाओं में उसको स्थान मिला। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि समाज में चेतना फैलाने का काम किया। जो सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए युग पुरुषों को समाज सुधार आंदोलन के लिए, या ऐसे इसको कहिए कि सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए युग पुरुषों ने समाज सुधार आंदोलन किए, वहीं साहित्य के क्षेत्र में भी नवीनता का समावेश करके युगानुरूप काव्य रचना की गई। जो भी पहले सामाजिक बुराइयां जैसे थी बाह्य आडंबर, रूढ़िवादिता, छुआछूत, बाल विवाह, हम इसको आगे देखेंगे अभी, तो उसको आंदोलन के माध्यम से दूर किया गया और फिर उसी को नवीन बोध के साथ अपने साहित्य में उस युग के साथ जो जुड़ाव था उसको देखते हुए काव्य रचना की गई, उसको साहित्य में स्थान दिया गया। अब हम देखते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्यगत विशेषताएं क्या है। तो चूँकि भारतेंदु युग ठीक रीतिकाल के बाद आता है, तो रीतिकालीन विशेषताओं की भी उसमें काफ़ी भरमार हमें दिखती है भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविताओं में। और यूँ कहें कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, पूरा का पूरा एक समावेश जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविताओं में हम खूब देखते हैं। तो इसको हमारी जो पाठ्य पुस्तक जो लगी हुई है उसमें सारी विशेषताएं दी हुई है, लेकिन हम इसको काफ़ी सरल और सहज भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहली जो विशेषता निकल कर आती है भारतेंदु युग की, वह भारतेंदु हरिश्चंद्र, वह जो है भक्ति भावना है। तो भक्ति भावना जैसे देखिए, एक उनकी कविता है, बहुत अच्छी कविता है कि जहाँ अगर झूठा है तो फिर मतवालों को क्या है काम, फिर मजहब में भला क्यों करता है हर शख्स कलाम, वेद वगैरह भी तो जहाँ में है फिर क्या है इनसे काम, इनके सिवा भी कहोगे जो कुछ सब झूठ है मुदाम, झूठ खुद झूठा जो होगा उसका कहना भी सब है झूठ। इसमें हम देखते हैं कि जो अद्वैतवादियों की इस मान्यता जो भक्ति काल से, चूँकि भक्ति काल से प्रेरित यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र आते हैं, तो इसमें देखते हैं कि अद्वैतवादियों की इस मान्यता का वो खंडन करते हैं और कहते हैं कि जगत माया है, मिथ्या है, सब झूठ है। तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो भक्ति भावना से संबंधित यह विशेषता है। अगली विशेषता है मित्रों समन्वयवाद की भावना। समन्वयवाद की भावना में हिंदू मुस्लिम लोगों को बराबर नज़र से देखना, स्त्री पुरुष में कोई भेद न करना, सब समान धरातल पर सब समान हैं। तो प्रेम का प्रचार करना, प्रेम के माध्यम से लोक मंगल जो है, लोक मंगल की भावना भी थी उस समय। तो हम एक पद है उनका, एक कविता है कि प्यारो पे ये केवल प्रेम में, नहीं ज्ञान नहीं ध्यान में, नहीं कर्म कुल नेम में। मतलब कि ये जो इसमें आडंबर रहित जो घोर रूढ़िवादिता है उससे रहित ईश्वर का मार्ग सभी के लिए सुलभ हो, कोई झगड़ा ना हो, हमेशा सब लोग समान भावना से अपने आप को समाज में रहें और प्रेम करें, सब लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहें। इस तरह की विशेषता हमें भारतेंदु युगीन कविता में देखने को मिलती है। अगली विशेषता है श्रृंगार की चेतना। भक्ति के साथ साथ उसमें यह भी एक समन्वय की भावना ही उसको हम कह सकते हैं कि भक्ति और श्रृंगार का समन्वय भारतेंदु युगीन कविता में देखने को मिलता है। जबकि इससे पहले या तो भक्ति भावना है या श्रृंगार है, लेकिन भारतेंदु युग का आगमन जैसे हुआ उसमें श्रृंगार के, भक्ति और श्रृंगार का समन्वय भी उसमें खूब देखने को मिला है। तो अगला है इसमें
कि श्रृंगार की चेतना। तो इसमें है कि जय जय हरि राधा रस केली, भारतेंदु की कविता है। सारी कविताएं जो है भारतेंदु रचनावली भाग 2 में जो नागरिक प्रचारणी सभा काशी से संपादित है, प्रकाशित है, वहाँ हमें इसको देखने को मिल सकती है। श्रृंगार की चेतना के अंतर्गत जो कविता है, जय जय हरि राधा रस केली, तरनी तनुजा तट इकंत पै बाहु बाहु पै मैली मेली। इसमें जो श्रृंगार देखिए, जय जय हरि, यहाँ भगवान की और भक्ति भी है, और श्रृंगार तरनी तनुजा तट इकंत पै बाहु बलि पै मेली, यहाँ एक श्रृंगार की भी हमें विशेषता देखने को मिलती है। अगली विशेषता है मित्रों भाषा। उस समय कविताओं की भाषा क्या थी? तो जो अधिकतर जो भारतेंदु युगीन जो कविताएं हैं वह ब्रज भाषा में लिखी गई है। यद्यपि खड़ी बोली का भी खूब समावेश हुआ है, लेकिन ब्रज भाषा, चूँकि ब्रज भाषा को हम लोग पढ़े हैं कि कोमल कांत पदावली होने के कारण इसका जो मोह है भारतेंदु भी नहीं छोड़ सके। आज भी ब्रज जो है काफ़ी मीठी बोली मानी जाती है। तो अधिकतर उनकी रचनाएं जो है ब्रज भाषा में हमें देखने को मिलती है। कोमल कांत पदावली होने के कारण यह आप सब लोग जानते हैं कि भारतेंदु भी इससे अछूते नहीं रहे, वह भी नहीं छोड़ सके इसको। भाषा के प्रति जो भारतेंदु का प्रेम था, अंग्रेजी के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। भारतेंदु हमेशा निज भाषा, अपनी भाषा को आगे करने के लिए प्रेरित थे। अपनी भाषा में बात करने के लिए, पढ़ने के लिए, एक दूसरे से संवाद करने के लिए सभी की सभी जो अपनी भाषा पर बल देते थे भारतेंदु। भारतेंदु ने लोकगीत तथा मुकरी की भी अपनी कविताओं में इनको भी स्थान दिया है। हम देखते हैं कि जो लोकगीत है, सब गुरुजन को बुरा बतावे, सब खिचड़ी आप पकावे, भीतर तत्व न झूठी तेजी, क्यों सखी साझन नहीं अंग्रेजी। मित्रों, इसमें ये एक तरह की मुकरी है जो हम लोग बोलते हैं पहेलियाँ, जिसको हम लोग लोक भाषा में पहेलियाँ वगैरह बोलते हैं। तो ये पहेलियों को भी उन्होंने अपनी कविताओं में स्थान देने की कोशिश की है भारतेंदु ने, जिसमें देखिए भाषा को लेकर इन्होंने कहा है कि सब गुरुजन को बुरा बतावे, अपनी खिचड़ी आप पकावे, भीतर तत्व न झूठी तेजी, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेजी। यह और कई तरह की मुकरियाँ जो है, छंद है, अलंकार है, भारतेंदु ने अपनी कविताओं में खूब स्थान दिया है। चूँकि तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी, कई तरह के आंदोलन चल रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में उस समय हुई थी। तो वहाँ के जो अंग्रेज थे, बड़े बड़े जो राजा थे, तो उन लोगों के प्रोत्साहन के लिए भारतेंदु ने अपनी रचनाओं के माध्यम से उस समय जो देश में एक अलग तरह का माहौल था, उसको लोगों के जनता के सामने रखने के लिए उन्होंने कविताओं का सहारा लिया। ये कविताएं जो है पत्रिकाओं में छपती थी। पत्रिकाओं की बदौलत लोगों के पास जन जन तक यह जाती थी, जिससे लोग इससे परिचित होते थे और स्वयं में पढ़ते थे। हम जानते हैं मित्रों कि उसमें जो भारतेंदु मंडल के बहुत सारे रचनाकार हैं जो भारतेंदु से काफ़ी प्रभावित हुए, जैसे प्रताप नारायण मिश्र हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, आदि आदि बहुत सारा नाम है जिसको हम भारतेंदु मंडल के अंतर्गत हम रख सकते हैं। बाकी जो है हम लोग उसमें और पढ़ेंगे, जो हमारी जो टेक्स्ट है MSD 2 शीर्षक, उसमें भी से सारी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। और जो है एक चीज़ और छूट रही है, भारतेंदु युग जो है भाषा को लेकर बहुत ही काफ़ी प्रभावशाली रहा है। उसमें
कई तरह की ब्रज भाषा में चूँकि तो रचनाएं होती थीं, लेकिन भारतेंदु ने अपने आप को निज भाषा, जो अपनी भाषा है, अंग्रेजी भी सीखी है। अंग्रेजी से, चूँकि बंगाल में एक तरह का जो आंदोलन चल रहा था अंग्रेजी को लेकर, तो वह भी अंग्रेजी को ऐसा नहीं था कि वह अंग्रेजी के विरोध में थे, नहीं, लेकिन वह अपनी भाषा को प्रोत्साहित कर रहे थे विश्व स्तर पे, इस देश स्तर पे, और समाज को काफ़ी यह भी बताने की कोशिश कर रहे थे कि हम अपनी भाषा को लेकर कितने सचेत रहें, और जो कि चूँकि भाषा ही हमको आगे एक संवाद का माध्यम है, हम एक दूसरे से जो भी संवाद करेंगे वह भाषा अपनी भाषा में ही करेंगे, अपनी भाषा के माध्यम से ही करेंगे, इसलिए अपनी भाषा को वह नहीं छोड़ते थे। बाकी इसमें उनकी और जो रचनाएं हैं मित्रों, जैसे मैं अब बोला कि श्रृंगार के लिए है, तो उसमें श्रृंगार परक रचनाएं जो हैं, बाकी उनके और सब सारी कविताओं को जब हम देखेंगे, पढ़ेंगे, तो उसमें मोटा मोटी श्रृंगार, भक्ति, उसमें जो भी ये श्रृंगार है उसमें छंद, अलंकार, कई तरह के उसमें जो काव्यगत जो भी टूल्स हैं उसको अपनाया गया है, तो वहाँ से भी हम इसको देख सकते हैं। मित्रों, एक चीज़ और है, जो भारतेंदु युग की काव्यगत विशेषता है कि अंग्रेज़ों को वह, चूँकि अंग्रेज उस समय भारत गुलाम था, अंग्रेज को अंग्रेजियत से हमें मुक्त कराना था, तो उसको देखते हुए भी, अंग्रेज को खुश करते हुए उन्होंने उनके पक्ष में भी कई तरह की कविताएं लिखी। ऐसा नहीं था कि वह अंग्रेज़ों के लिए पूरी तरह वो समर्पित थे कि अंग्रेज़ों को ही वो अपनी कविताएं लिखें, उसी के लिए नहीं, उसमें उनके अंग्रेज़ों के लिए कविताओं लिखने के पीछे उनका उद्देश्य रहता था कि वह भारत की भी वह तत्कालीन जो समस्या थी उसको विश्व स्तर पे, देश स्तर पे, समाज स्तर पे उसको उठाने की कोशिश करते थे भारतेंदु ने। मित्रों, भारतेंदु युग जो है वह काफ़ी बहुत प्रभावशाली, चूँकि आधुनिक कविता का प्रारंभ ही भारतेंदु से होता है, और भारतेंदु युग की कविता में रीतिकाल, में बोला अभी कि रीतिकाल की झलक भी देखने को खूब मिलती है, तो रीतिकाल से भी वह काफ़ी प्रभावित थे, और रीतिकाल में जो भी बंधन थे, जैसे दरबारीपन, राजाओं को खुश करना, उनके लिए कविताएं लिखना, तो उसको मुक्त करने के लिए इन्होंने, भारतेंदु ने अपनी लेखनी को इस तरह चलाने की कोशिश की कि अपने आप में उनका एक, जो उनके नाम पर एक युग का नाम रखा गया, जिसका नाम है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग यूँ कहें कि हिंदी कविता में जो है एक बुनियाद है, रीढ़ है, भारतेंदु युग से ही, और सारी वहाँ पे जो भारतेंदु युग के बाद भी कई तरह के युग का नाम पड़ा, लेकिन बहुत छोटे, भारतेंदु की उम्र क्या 1850 से 85 तक उनका टोटल युग ही रहा, लेकिन इतने बड़े साहित्य को समृद्ध कर गया यह युग कि आने वाले युग और आने वाले समय के लिए एक तरह का मिसाल हुआ। मित्रों, एक चीज़ और है, आप लोगों को मैं यह बताना चाहता हूँ कि भारतेंदु युग को हम इतने अच्छे से पढ़ें कि आने वाले जो भी युग है, तो वहाँ पे हम, चूँकि भारतेंदु युग की झलक हर जगह आपको मिलती रहे, चाहे भाषा के स्तर पे हो, या फिर और विशेषता के स्तर पे हो, या फिर राष्ट्र स्तर पे हो, आपको कोई सामाजिक जो बुराइयां हैं उसको अगर समाज में अगर उठाना है, उसको दूर करना है, तो उस स्तर पे है। हम भारतेंदु की कविताओं के माध्यम से हम अपने उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों को बखूबी तरीके से समझ सकते हैं। बाकी उस समय भारतेंदु युग की जो कविताएं हैं वो पत्रकारिता, उस समय जो चूँकि पत्रकारिता देश गुलाम था, तो अपनी आवाज़ को पहुंचाने के लिए पत्रों का ही सहारा लिया जाता था, तो उनकी कविताएं अधिकतर जो पत्रिकाओं में छपती थी, उस समय के जो भी पत्र थे उस समय छपती थी, तो वहाँ भी भारतेंदु ने बखूबी तरीके से देश की समस्याओं को, लोगों की समस्याओं को खूब अच्छे तरह से उठाने की कोशिश किया है, और वह जो है पूरी की पूरी उनकी कविता में उनको देखने को खूब बखूबी तरीके से देखने को मिलती है। मित्रों, जो भारतेंदु युग की
जो पद्य साहित्य है यानी जो कविता है उसमें आपको नारी शिक्षा हो या फिर ऐसा नहीं था कि नारी शिक्षा मतलब नारी शिक्षा पे उन्होंने बल दिया और ऐसा उन्होंने नारी को पुरुष के बरक से जाकर समानांतर रूप में खड़ा करने की पूरी कोशिश की है और उन्होंने अपनी कविताओं में उसकी झलक को देख सकते हैं। इसमें जो है मित्रों जो लोकगीत है उसमें लोकगीत जो भाषा की विशेषता का जिक्र मैंने अभी किया तो लोकगीत उस समय जो लोकगीत के माध्यम से जो औरतें थीं और पुरुष थे जो भी बच्चे थे तो लोकगीत के जरिए अपनी आवाज़ को उन अंग्रेज़ों के सामने उठाते थे और देश उसमें ऐसा नहीं उसमें देश की समस्याएं समाज की समस्याएं जैसे रूढ़िवादिता कई तरह की समस्याएं जिसको हम अगले यूनिट में उसका जिक्र करेंगे उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। उसमें सारी की सारी इस तरह की भावना को हम खूब अच्छी तरह से देख सकते हैं। मित्रों एक विशेषता और है भारतेंदु की जो उसमें आधुनिक काल भले ही हम बोलते हैं कि भारतेंदु युग जो है आधुनिक काल उन्हीं के युग से माना जाता है लेकिन उसमें भक्ति काल की भी बहुत सारी विशेषताएं जो है उसमें आती थी जो समन्वयवाद की भावना जो है भक्ति काल में भी हम समन्वयवाद की भावना को देखते हैं और रीतिकाल में तो पूरा उसका श्रृंगार का दरबारीपन का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन का उसका पूरा का पूरा पुट ही हम रीतिकाल में उसको देखते हैं। और वही जो है चूँकि शुरुआत में भारतेंदु के सामने बहुत बड़ी यह समस्या थी कि उसको पूरा का पूरा चूँकि रीतिकाल जस्ट उस पहले रीतिकालीन कविता ही आती थी भारतेंदु युग से तो उसमें रीतिकाल के भी काफ़ी विशेषता भारतेंदु युग में मिलती है लेकिन भारतेंदु ने उन विशेषताओं को अपनाते हुए एक नवीन बोध का जो अपने रचना में अपनी कविता में रखा है और वह सकारात्मकता के साथ रखा है कि उसको देश में समाज में उसको पूरी की पूरी अपना वो उसको समाज के सामने जो है अपना वो रखने की पूरी कोशिश भारतेंदु ने अपनी कविताओं में की है। और वह भारतेंदु युग आज भी अगर हम भले ही वो समकालीन कविता हो या फिर नई कविता हो उसकी बात करते हैं लेकिन बिना भारतेंदु युगीन कविता का सहारा लिए हम बिल्कुल यह नहीं उसको हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं। ऐसा भारतेंदु की भी जो भी कविता है वह एक तरह का सभी कविताएं जो है उनकी एक उसमें कहीं ना कहीं सभी कविताओं को उसमें एक उसका एक शीर्षक हम खोज सकते हैं जो कि वह चाहे अंग्रेजियत की बात की हो या फिर अपनी निज भाषा की बात की हो। भाषा की समस्या आज भी उसी तरह विद्यमान है जिस तरह भारतेंदु युगीन कविता में हमें भाषा की समस्या झेलनी पड़ी है। भाषा को लेकर हमारा आज भी देश एक नहीं अभी तक देखने को क्योंकि भाषाएं ऐसी भी है कि भाषा जो है एक दूसरे को समृद्ध करती है संवाद का माध्यम है। तो भारतेंदु ने उस तरह की उस समय की समस्या को वहाँ की जो तत्कालीन समस्या थी भाषा की समस्या उसको अपनी कविताओं के माध्यम से कि हमेशा अपनी भाषा को अपनाने की वो बात किए। मित्रों अभी जैसे हम भारतेंदु युगीन कविता की विशेषता की बात कर रहे थे तो भारतेंदु युगीन कविता में की विशेषताओं को लेकर बहुत सारी विशेषताएं जो है उसमें उनकी कविताओं के भी जो भी भारतेंदु युग ने नाटक लिखा है नाटकों में भी कविताओं का समावेश किया है। कविता के माध्यम से भी उन्होंने वो नाटक का वर्णन किया है। जैसे आगे मैं बताऊंगा कि पैधन विदेश चली जात वगैरह उसमें देशभक्ति वगैरह की भावना वगैरह काफ़ी उसमें देखने को हम मिलती है। लेकिन जो भी भारतेंदु युगीन कविता है कविता की विशेषता है इसको हम आगे आने वाले जो भी भारतेंदु युग के बाद जो भी युग है द्विवेदी युग है या फिर छायावाद है समकालीन कविता है आधुनिक वो समकालीन कविता है नई कविता है प्रगतिवाद है प्रयोगवाद है तो उस भारतेंदु युगीन कविता का पुट जो है हम इन सभी युगों में उनके आगे आने वाले युगों में हम खूब अच्छी तरह देखते हैं और
पूरा का पूरा उसमें भाव जो है भारतेंदु की उन कविता का वो मिलता है। मित्रों, जो मैंने बात किया कि जो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई थी, तो अंग्रेज़ जो है भारत में उद्योग धंधों के लिए, व्यापार के लिए आए हुए थे। हमारा भारत उस समय काफ़ी गुलाम था, तो गुलामी की जंजीर से छुड़ाने के लिए भारतेंदु ने उस समय जो है पत्रिकाओं की जो भाषा होती है उनके ज़्यादा विरोध में भी नहीं होती थी। ठीक है, होती थी, लेकिन भारतेंदु ने काफ़ी सहजता से उसका पालन किया। एक सहजता का एक उदाहरण अभी मैं बता देता हूँ कि जो भाषा की जो बात हुई कि अंग्रेज़ों का अंग्रेजी से भारतेंदु को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अपनी निज भाषा जो अपनी भाषा है उसकी विकास के लिए भारतेंदु ने बहुत सारे जगहों पे अपना भाषण दिए, सब कुछ भाषण दिए, और उसको हम उनकी कविताओं में उसका भाव जो है हम उनको देखते हैं। भारतेंदु ये जो है उनकी कविता की विशेषता प्रेम भी थी। प्रेम के माध्यम से, चूँकि यह कहा जाता है कि भारतेंदु की 2 पत्नियां थीं, तो भारतेंदु ज़्यादा थोड़ा सा प्रेम था। ऐसा नहीं कि जिसकी 2 पत्नियां हैं वही प्रेम करेगा, लेकिन उस समय का जो दरबारीपन का जो भाव था, तो वहाँ प्रेम का भी जो प्रेम को अपने आप को उजागर करने के लिए भी भारतेंदु ने रीतिकाल, चूँकि रीतिकाल काफ़ी प्रेम और सौंदर्य से, श्रृंगार से काफ़ी भरा हुआ है, तो भारतेंदु ने अपनी कविताओं में प्रेम का भी सहारा खूब लिया है। मित्रों, अगली स्लाइड में हम फिर बात करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों।